चलो हम लोग प्रीवियस क्लास में इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जिसमें टॉर्क का एक्सप्रेशन हम लोगों ने फाइंड किया था, जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म था। टॉर्क का एक्सप्रेशन क्या आया था? रौनक बताओ जल्दी से। टॉर्क का एक्सप्रेशन क्या आया था? पी क्रॉस ई, वेक्टर फॉर्म में। ठीक, मैथमेटिकल फॉर्म जब लिखे थे उसको जनरलाइज वे में तो पी ई साइन थीटा। कंडीशन है कि थीटा का वैल्यू 0 डिग्री होगा तो टॉर्क 0। थीटा 90 डिग्री, टॉर्क विल बी मैक्सिमम। थीटा 180 डिग्री, टॉर्क 0। ठीक, ये सब कंडीशन हो गया था। अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट देखेंगे कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जब डाइपोल को प्लेस करते हैं तो जो क्वेश्चन का फॉर्म है वो हमारा क्या रहता है। तो यहां पर देखो, क्वेश्चन का फॉर्म इस तरह का आपको मिलेगा। obtain the expression for the torque experienced by an electric dipole of dipole moment P in uniform electric field E। तो फिगर ड्रॉ करके टॉर्क का एक्सप्रेशन डेराइव कर देना है। टॉर्क इज इक्वल टू पी साइन थीटा, और वेक्टर फॉर्म में टॉर्क टॉ वेक्टर इस तरह से, टॉ वेक्टर इज इक्वल टू पी क्रॉस ई। यहां तक आप डेराइव कर देंगे तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो जाएगा। अब सेकेंड पार्ट है, कहता है कि व्हाट विल हैपन इफ द फील्ड वेयर नॉन यूनिफॉर्म। तो नॉन यूनिफॉर्म के लिए भी हम लोग पढ़ेंगे। इसमें फोर्स का वैल्यू आता है P, और इलेक्ट्रिक फील्ड वैरी करता है अलोंग दिस एक्स एक्सिस, तो d/dx। यदि डाइपोल को x के लॉन्ग रखा, y के लॉन्ग रखेंगे तो Pd/dy, z के लॉन्ग रखेंगे तो Pd/dz। ये भी हम लोग डिराइव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरह का आ सकता है कि एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज केप्ट इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, derive an expression for the net torque acting on it and write its direction। तो हम लोग पहले टॉर्क का एक्सप्रेशन यहां तक निकाल लेंगे, P क्रॉस ए। और प्रीवियस क्लास में बताया भी था कि डाइपोल को हम लोगों ने इस तरह से प्लेस किया था। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हमारा ये था, एंगल थीटा था। तो हम लोगों ने कोऑर्डिनेट एक्सिस में इसको x लिखा था, नेगेटिव x, इसको y, नेगेटिव y, और ये हमारा नेगेटिव z और ये पॉजिटिव z। इसका मतलब डाइपोल मोमेंट इस एक्सिस के अलोंग है। तो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन हो गया नेगेटिव z एक्सिस, मींस माइनस k कैप। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन x के अलोंग है तो I कैप। K क्रॉस I क्या बन जाएगा? J बनेगा, विद नेगेटिव साइन तो माइनस J कैप। इसका मतलब टॉर्क का डायरेक्शन नेगेटिव y एक्सिस की तरफ हो जाए। ये हमको डायरेक्शन बता देना है। फिर उसके बाद इसका नेक्स्ट पार्ट कहता है स्टेट द कंडीशंस अंडर विच द डाइपोल इज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो पहला कंडीशन हम लोग यहां तक डिराइव करने के बाद, थीटा इज इक्वल टू 0, स्टेबल इक्विलिब्रियम, तो टॉर्क विल बी 0। ठीक, सेकेंड कंडीशन क्या कहता है? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, मतलब एंटी पैरेलल टू द फील्ड, तो यहां भी टॉर्क का वैल्यू 0। समझ में आ गया? इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व कर देना है। तो जहां जैसे क्वेश्चन एंड होगा वो हम आपको बताते जाएंगे कि किस तरह का क्वेश्चन आता है। चलिए, ये पार्ट हो गया कंप्लीट। अब आ जाए, नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक, उसी का सेकेंड पार्ट फर्स्ट क्वेश्चन का, कि जब नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो उस कंडीशन में फोर्स या टॉर्क का वैल्यू क्या होगा। तो यहां पर हमने एक डाइपोल को प्लेस किया है। अब ये डाइपोल का ये नेगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज, इस डाइपोल के नेगेटिव चार्ज पे जो फोर्स लग रहा है QE, और डाइपोल x के लॉन्ग है इसलिए हमने कोऑर्डिनेट इसका x ले लिया।
फिर यहां पर प्लस क्यू चार्ज है, तो यहां पर जो फोर्स लगा उसको क्यू ई एक्स प्लस डी एक्स रखा। अब इसको आप ऐसे समझें, बिल्कुल इजी वे में, ये हमारा डाइपोल है, माइनस क्यू चार्ज है और ये प्लस क्यू चार्ज है। फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है, फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है। इलेक्ट्रिक फील्ड को हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं। यहां के फील्ड को हमने मान लिया एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है, तो ई एक्स लिख दिया। यहां फील्ड डिफरेंट होगा, तो डिफरेंट क्या होगा भाई, एक्स नहीं होगा, एक्स की जगह कुछ और होना चाहिए। तो हमने यहां से यहां तक का डिस्टेंस एक्स के अलॉन्ग है, तो डी एक्स एज्यूम कर लिया। तो यहां का फील्ड क्या बन जाएगा, एक्स प्लस डी एक्स बन जाएगा। क्लियर। अब इस पर जो फोर्स लगेगा फील्ड के अगेंस्ट लगेगा, इसका नाम दे दिया F1। ठीक, और ये क्या आ जाएगा, माइनस क्यू ई एक्स, यहां नेगेटिव होना चाहिए। ठीक, इस पर फोर्स फील्ड के अलॉन्ग लगेगा, तो क्या बन जाएगा, क्यू ई एक्स प्लस डी एक्स हो गया। समझ में आ गई बात 100%। अब आ जाओ नेट फोर्स। तो नेट फोर्स हम ऐड कर दें, F1 को F2 के साथ ऐड करें। F1 का वैल्यू देखो कितना है, माइनस क्यू ई एक्स है। F2 का वैल्यू कितना है, क्यू ई एक्स प्लस डी एक्स है। ठीक, अब यहां से Q कॉमन ले लो, क्या लिखोगे, माइनस ई एक्स, फिर क्या लिखोगे, ई एक्स प्लस डी एक्स लिखोगे। इसमें से माइनस ई एक्स और ई एक्स कट जाएगा, तो क्या बचेगा, क्यू ई डी एक्स बचेगा। यस नो, सिंपल मैथमेटिक्स है। क्लियर। अब dx के कॉरस्पॉन्डिंग क्या है, dx के कॉरस्पॉन्डिंग क्या है, हमारा डाइपोल लेंथ है। क्या है, डाइपोल लेंथ। ध्यान दोगे, इसका मतलब q, तो डाइपोल लेंथ 2a है dx के कॉरस्पॉन्डिंग। मेरी बात को समझना, चलो आओ जल्दी आओ। जल्दी आओ तुम लोग। हाँ, देखो ध्यान से, फिर से समझ रहे हैं, एक 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 पार्ट को हम फिर से क्लियर कर रहे हैं। इसको हम इरेज कर रहे हैं, ध्यान दो। एक डाइपोल है, डाइपोल पे यहां पे चार्ज माइनस क्यू, यहां पर प्लस क्यू। कल तक हम लोगों ने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा था, आज हमारा नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब यहां पर हम फील्ड को एज्यूम कर ले ई एक्स, तो यहां पर फील्ड क्या हो जाएगा, कुछ और होगा, ई एक्स नहीं होगा, कुछ और मान लेते हैं, एक्स प्लस डी एक्स मान लेते हैं। ठीक, इसका मतलब ये लेंथ हमारा डी एक्स है, जो कि डाइपोल लेंथ के बराबर है। ठीक, अब यहां पर जो फोर्स लगेगा फील्ड के एंटी पैरेलल, इसका नाम F1 कर दें, माइनस क्यू ई एक्स लग गया। यहां पर जो फोर्स लगा फील्ड के अलॉन्ग, F2 क्यू ई एक्स प्लस डी एक्स हो गया। यस नो, बिल्कुल क्लियर। अब यहां हम लोग इसके लिए एक एक्सप्रेशन लिखेंगे जिसमें टोटल फोर्स डाइपोल पर कितना लग रहा है। तो F1 लग रहा है माइनस क्यू ई एक्स हो गया, F2 लग रहा है क्यू ई, बिग ब्रैकेट यूज कर लें,
एक्स प्लस डी एक्स माइनस क्यू ई एक्स हो गया। ठीक, बिल्कुल ऐसा ही देखो, एक इस तरह से फॉर्म लिख सकते हैं। बोलो, प्लस क्यू ई, सिंपल मैथमेटिक्स यूज कर रहे हैं। यस नो, सिंपल है। ये और ये कैंसिल हो गया, क्या बच गया? क्यू ई डी एक्स। चलो यहां तक नोट करो जल्दी से। इलेक्ट्रिक डाइपोल इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। हो गया, नोट कर लिया। टू ए अप्रॉक्सीमेटली dx, टू ए डाइपोल लेंथ है और वो x के अलॉन्ग है, तो x के अलॉन्ग जो हमने फील्ड को एज्यूम किया माइनस क्यू पर ई एक्स, तो q पर क्या लगेगा? ई एक्स प्लस डी एक्स। तो डिस्टेंस जो वेरी कर रहा है वो dx और dx के कोरस्पॉन्डिंग बन गया डाइपोल लेंथ 2a। ठीक, आ गया समझ में? बोलो यहां तक क्लियर? अब देखो हमारा एक्सप्रेशन भी उसी के अकॉर्डिंग है, यही आ गया। ठीक, x प्लस डी एक्स क्यू ई एक्स। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो और इस फॉर्म में। कहने का मतलब यहां पर ये देखो ध्यान से, f जो हम लोगों ने निकाला ये पूरा एक्सप्रेशन ऐसे है। ठीक, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। q ध्यान दोगे, ये वैल्यू q कॉमन ले लो, तो क्या बचा? dx माइनस ई एक्स, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक, अब गौर से देखिए, q ये बन जाएगा ई एक्स प्लस डी एक्स। अब इसको मैथमेटिकल फॉर्म में दिखा रहे हैं। डिफरेंस कितना है? dx। तो dx से डिवाइड, dx से मल्टीप्लाई कर सकते हो, यस नो? अब ये क्या कहलाता है? मैथमेटिकली पढ़े होगे आप लोग, ध्यान दोगे। लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0, एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स बाई डेल्टा एक्स, लिमिट के फॉर्म में। पढ़ा है या नहीं पढ़ा है? अरे भूल गए सब। चलो हम ये याद दिलाते हैं मैथमेटिकल टूल्स में, जैसे y इज इक्वल टू हम लोग साइन x लिखते थे, तो y प्लस डेल्टा y इज इक्वल टू साइन x प्लस डेल्टा x लिखते थे। तो डेल्टा y का वैल्यू क्या लिखते थे? साइन x प्लस डेल्टा x माइनस साइन x, याद है? तो डेल्टा y बाई डेल्टा x डिवाइड करते थे और ये लिमिट लिखते थे डेल्टा x टेंस टू 0, साइन x प्लस डेल्टा x माइनस साइन x डिवाइडेड बाई डेल्टा x, याद है? तो ये पूरा यहां भी लेफ्ट साइड में भी लिमिट लेते थे डेल्टा x टेंस टू 0, तो ये क्या कहलाता था? dy बाई dx। तो ये बिल्कुल देखो इसी फॉर्म में है, तो ये क्या कहलाएगा? जल्दी बता दो, डी ई बाई डी एक्स कहलाएगा।
और इस dx के कॉरस्पॉन्डिंग क्या लिखा है अभी आपको 2a, तो यहां पर ये 2a से मल्टीप्लाई क्या बन गया q इंटू 2a de बाई dx। q इंटू 2a क्या कहलाता है डाइपोल मोमेंट, तो F इजिकल टू पी de बाई dx। ये कहां फोर्स लगा जब डाइपोल को x के अलोंग रखा, और इसको हम लोग इस फॉर्म में लिखते हैं। इसका मतलब जनरलाइज वे में यदि यहां पर x के अलोंग होगा तो fx क्या कहलाएगा p डेल e बाई डेल एक्स, fy क्या कहलाएगा p डेल e बाई डेल y, fz क्या कहलाएगा p डेल e बाई डेल z। आया समझ में? अब कहोगे सर इसका सवाल कैसा रहता है, इसमें दिया रहेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड वैरी कर रहा है विद x, तो d बाई डी एक्स मिल जाएगा, और डाइपोल मोमेंट दिया रहेगा, फोर्स निकाल लोगे आप। इसका बहुत यूज है, अभी जितना भी हम लोग पढ़ेंगे एक्सप्रेशन उसमें सबसे ज्यादा इसी का यूज है। तो ये डेरिवेशन नहीं भी दिमाग में रहे तो फॉर्मूला याद रहना चाहिए कि P डेल ई बाई डेल एक्स, जब डाइपोल x के लॉन्ग रखेंगे y के लॉन्ग रखेंगे तो P डेल ई बाई डेल y, फिर z के लॉन्ग रखेंगे तो P डेल ई बाई डेल z। आ गया समझ में? कंप्लीट कर लो इसको। वो दोनों गायब, फिर गांव या स्कूल, स्कूल गांव वाले स्कूल में या यहाँ वाले स्कूल? एक हो गया। चलो ये एक्सप्रेशन हो गया फाइनली। तो देखो जनरलाइज वे में लिख भी दिया, आपके नोट्स में भी है, पीडीएफ के फॉर्म में, ये याद रहना चाहिए। ठीक, अब यहां पर ये 2018 या 19 में क्वेश्चन आया था, और ये बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। इसका यूज डिफरेंट वे में है, और जो जेई का क्वेश्चन इसके बाद हम आपको बताएंगे कैसा क्वेश्चन आया था। क्या था? टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ अ डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। एक डाइपोल को, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसमें एक डाइपोल को प्लेस कर दिया। ठीक, हम इमेजिन कर रहे हैं आपको समझाने के लिए कि डाइपोल को एक थ्रेड के साथ, जैसे ये तो स्टेशनरी है, एजम्पशन है कि एक डाइपोल को हम प्लेस कर दे फील्ड में, तो हमने ऐसे एक इमेजनरी वायर या इमेजनरी स्ट्रिंग को दिखाया है, और ये डाइपोल है जिस पर एक पर चार्ज नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज, और ये फील्ड के साथ एंगल थीटा फॉर्म कर रहा है। तो हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में, कल के क्लास में भी टॉर्क निकाला था कि जब भी डाइपोल को हम यूनिफॉर्म फील्ड में रखते हैं तो इसमें एक एंगुलर ट्विस्ट होता है, और टॉर्क का वैल्यू पी साइन थीटा होता है। ठीक, अब पी साइन थीटा का वैल्यू क्या है, मतलब पी साइन थीटा किस तरह का टॉर्क कहलाता है। यदि आप फील्ड को
रिलीज कर दोगे तो डाइपोल फील्ड का डायरेक्शन जो इनिशियली है, मतलब एक स्टेबल इक्विलिब्रियम आ जाएगा, थीटा का वैल्यू 0 डिग्री। इसका मतलब पी साइन थीटा से वो टर्न हुआ, तो रीस्टोरिंग टॉर्क भी कितना होगा, पी साइन थीटा होगा। तो रीस्टोरिंग टॉर्क को क्या लिखते हैं, नेगेटिव साइन। टॉ इज इक्वल टू, कल हम लोगों ने पी ई साइन थीटा डेराइव किया था। रीस्टोरिंग टॉर्क या रीस्टोरिंग फोर्स समझते हैं, जब किसी भी बॉडी को आप डिस्प्लेस करें और एक फोर्स एक्ट करे जिससे वो बॉडी अपने इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन को या इनिशियल पोजीशन को रिगेन करता है, तो उसको हम लोग रीस्टोरिंग फोर्स कहते हैं। जैसे एक स्प्रिंग को हम एक्सपैंड कर दें, एक्सपैंड किया तो एक अप्लाइड फोर्स लगा, अब अप्लाइड फोर्स को रिलीज कर दो तो स्प्रिंग अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा। तो जिस फोर्स से अपने ओरिजिनल पोजीशन पर आता है उसको रीस्टोरिंग फोर्स कहते हैं। तो आपने टॉर्क लगा या टर्निंग इफेक्ट से एक डाइपोल पे टॉर्क लगा पी साइन थीटा, तो डाइपोल वापस अपने पोजीशन पर आएगा, तो रीस्टोरिंग टॉर्क क्या लगेगा, पी साइन थीटा। और रीस्टोरिंग फोर्स का डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट होता है, इसलिए माइनस साइन लिया जाता है। समझे मेरी बात को? इसका मतलब हम जब यहां पर लिखेंगे रीस्टोरिंग टॉर्क, तो टॉर्क का वैल्यू क्या लिखेंगे, माइनस पीई साइन थीटा। यस नो, यहां तक आ गया समझ में? 100% डाउट है किसी तरह का भी नहीं? अब जब ये मोशन ऑसिलेशन का है, तो ऑसिलेशन में हम लोगों ने 3 तरह के मोशन को डिफाइन किया था। जब कोई भी बॉडी अपने मोशन को एक रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम में रिपीट करता है तो उसको पीरियोडिक कहते हैं। और कोई बॉडी ऑसिलेट करता है टू एंड फ्रो, बैक एंड फोर्थ अबाउट ए मीन पोजीशन, तो उसको ऑसिलेटरी कहा था। और रीस्टोरिंग टॉर्क और रीस्टोरिंग फोर्स लीनियर था, तो उसको हम लोगों ने एसएचएम कहा था। इसका मतलब यदि एंगल स्मॉलर होगा, इफ साइन थीटा अप्रोक्सीमेटली थीटा, मतलब एंगल काफी स्मॉलर है, तो उसको रेडियन कहते हैं। तब मोशन क्या होगा, देन मोशन, बोलो जल्दी से, विल बी एसएचएम। ठीक, या इन एसएचएम कर दो, क्या दिक्कत, सिंपल हार्मोनिक मोशन। इसका मतलब सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट स्मॉलर, लार्जर डिस्प्लेसमेंट नहीं होना चाहिए। लार्जर होगा तो क्या हो जाएगा, ऑसिलेटरी हो जाएगा। तो यहां पर क्या है, सिंपल हार्मोनिक है। जैसे वॉल क्लॉक है, वॉल क्लॉक मूव कर रहा है, वो क्या है, एसएचएम है। अब यदि वॉल क्लॉक यहां से इतना ज्यादा टॉर्क दे दिया कि वो गया एक्सट्रीम पोजीशन पर, 4 घंटे के बाद वापस आ रहा है, फिर इधर गया 4 घंटे के बाद आ रहा है, कैसा मोशन, ऑसिलेटरी, क्योंकि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट काफी लार्जर हो गया। स्प्रिंग हमने एक्सपैंड कर दिया और 10 मिनट के बाद वापस आ रहा है, क्या होगा, ऑसिलेटरी, नॉट एसएचएम, क्योंकि उसका लीनियर डिस्प्लेसमेंट काफी ज्यादा हो गया। समझ गए मेरी बात को? जब लीनियर डिस्प्लेसमेंट कम होगा तो मोशन क्या होगा, एसएचएम होगा। और बहुत ज्यादा हो गया, मतलब कहने का मतलब स्प्रिंग को हमने, मान लो स्प्रिंग का लेंथ काफी ज्यादा है, ज्यादा एक्सटेंशन हो सकता है 40 मीटर 50 मीटर तक। अब उसको 50 मीटर तक इलोंगेट किया, फिर रिलीज किया, काफी टाइम लगा, तो उसका लीनियर डिस्प्लेसमेंट काफी ज्यादा, तो वो क्या कहलाएगा, ऑसिलेटरी। और जब इसका डिस्प्लेसमेंट कम होगा उसको क्या कहेंगे,
SHM कहेंगे। तो SHM होगा, SHM के लिए कंडीशन क्या होगा, माइनस PE साइन थीटा की जगह थीटा। आगे आप समझ में यहां तक। टॉर्क को क्या लिखा था रोटेशनल डायनामिक्स में, I अल्फा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू एंगुलर एक्सलेशन, I अल्फा माइनस PE थीटा। अब SHM के लिए हमको लेफ्ट हैंड साइड में क्या चाहिए, एक्सलेशन का एक्सप्रेशन चाहिए। तो अल्फा क्या है, एंगुलर एक्सलेशन है। तो अल्फा को LHS में रखेंगे, माइनस PE बाई I इंटू थीटा। अल्फा को क्या लिखते हो, जल्दी बताओ, अल्फा को क्या लिखते हो, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। और फिर ओमेगा को क्या लिखा था, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, सॉरी। तो डी स्क्वायर थीटा बाई डी टी स्क्वायर, ये लिखते हैं ना अल्फा को। तो अल्फा लेफ्ट हैंड साइड में क्या बना, डी स्क्वायर थीटा बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस पीई बाई आई थीटा। ये आ गया। और स्टैंडर्ड एसएचएम का इक्वेशन क्या था, जल्दी बताओ, इट इज कंपेयर्ड विद, जल्दी बताओ क्या है एक्सप्रेशन, सब भूल गए। डी स्क्वायर थीटा बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा, याद आया। अब कंपेयर करो, ओमेगा स्क्वायर क्या हुआ, जल्दी बताओ, ओमेगा स्क्वायर क्या बना, ऊपर वाले एक्सप्रेशन और इस एक्सप्रेशन को कंपेयर करो। ओमेगा स्क्वायर क्या बना, पीई बाई आई, निगेटिव साइन नहीं रहेगा। ओमेगा क्या बन गया, रूट पीई बाई आई। ओमेगा को क्या लिखते हो, 2 पाई बाई टी इज इक्वल टू अंडर रूट पीई बाई आई। टाइम पीरियड क्या बन गया, 2 पाई अंडर रूट आई बाई पीई। ये हो गया इसका टाइम पीरियड। आई क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। कितना होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका, डाइपोल का। अब ये डाइपोल पर चार्ज माइनस क्यू है, प्लस क्यू चार्ज है, यहां का मास m है, यहां का मास m है, एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है। इसलिए हमने एक इमेजनरी स्ट्रिंग दिखाया, वो एक्सिस ऑफ रोटेशन को बता रहा है। अब ये बताओ इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। ये स्ट्रिंग जो है, ये जो हम दिखा रहे हैं लाइन ज्वाइनिंग, ये मासलेस है, नो मास। इसका मतलब कहां पर मास है, यहां और यहां। एक्सिस ऑफ रोटेशन कौन है, ये वाला एक्सिस है। एक्सिस ऑफ रोटेशन से इसका डिस्टेंस कितना है, ए। इसका भी डिस्टेंस कितना है, ए। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो पहला वाला मास कितना, m, डिस्टेंस कितना, a। फिर दूसरे वाले का मास m, डिस्टेंस a। क्या बन गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया, 2ma स्क्वायर। ये वैल्यू इसमें डाल देंगे तो टाइम पीरियड क्या आ गया, 2 पाई अंडर रूट 2ma स्क्वायर बाई पीई। ये फाइनल टाइम पीरियड आ जाएगा। आया समझ में, चलो नोट करो इसको।
हो गया, नोट कर लिया? अब मान लो एक क्वेश्चन दिमाग में ये आप बिठाओ, एक कॉमन क्वेश्चन, ध्यान देना, और हो सकता है नेक्स्ट क्वेश्चन बन जाए, डायरेक्टली बन जाए। बिल्कुल ऐसा ही सिचुएशन दिया रहे, और जो डाइपोल लेंथ है उसकी जगह पर आपको एक रॉड कनेक्टेड दे दिया जाए, तो सारा एक्सप्रेशन वही हो जाएगा, सिर्फ मोमेंट ऑफ इनर्शिया बदलेगा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का वैल्यू क्या हो जाएगा? अभी क्या लिया हमने? ये जो डाइपोल को आपने कनेक्ट किया था, एजम्पशन था कि एक स्ट्रिंग है और वो मासलेस है, तो उसका तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं लिखे थे आप, माइनस क्यू का लिए, प्लस क्यू का लिए। यदि वो कनेक्टिंग रॉड हो जाए, कंडक्टिंग रॉड हो जाए, तब फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? एक रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या था? अबाउट इट सेंटर ml² / 12। सब भूल जा रहे हो। इसका मतलब यहां पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऐड हो जाएगा। यहां पर क्या, ma² + ma² प्लस रॉड का मास m, और जो लेंथ होगा ml² / 12 हो जाएगा। वैसा ही क्वेश्चन आपको मिलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। इरेज करें इसको, कंप्लीट हो गया। और हम लोग फाइनल एक्सप्रेशन या मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी लिख दिया है, आपके पीडीएफ में है। अब देखो यहां पर क्वेश्चन पढ़ो, पहले क्वेश्चन पढ़ो। देखो बिल्कुल जो हमने आपको कहा वही क्वेश्चन आपके सामने डिस्प्ले कर रहा है। है वही है, फिगर यही बना, वही चीज आ रहा है। देख लो ध्यान से, क्या फर्क आ गया? सेम क्वेश्चन है, सिर्फ मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज हो गया। अब यहां पर बिल्कुल वही फॉर्म आया, यहां तक तो हम लोग ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, है ना? अब आई की जगह पर आप बताओ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ध्यान दो, यहां पर क्या है भाई? मास m, यहां मास m, ये कितना लेंथ है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बताओ? l है। चलो, तो 3 सिस्टम हो गया। एक तो कंडक्टिंग रॉड नाम दे दे, और एक माइनस क्यू वाला पार्ट, और एक प्लस क्यू। रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या सिखाया? ml² / 12। टोटल लेंथ कितना? l। चलो ये हो गया। अब नेगेटिव चार्ज पर मास कितना? m है, और एक्सिस ऑफ रोटेशन से कितना डिस्टेंस होगा इसका? l/2। तो क्या बन गया ये? l/2 का होल स्क्वायर।
चलो यहां भी क्या हो गया, किसके लिए, प्लस क्यू वाले के लिए। अब सॉल्व करके देखो कितना बनता है। ये बन गया ml² / 12। ये क्या बन गया, ml²/4। ये क्या बना, ml² / 4 बना। क्या आ गया, जल्दी बताओ। 7 ml² / 12 बनेगा। क्या आंसर है, इतना ही ना चेंज हुआ, क्वेश्चन वही रह गया। आया समझ में, क्लियर। नोट कर लीजिए इसका सॉल्यूशन, वही वाला पार्ट, बाकी तो वही है। क्वेश्चन तो है आपके पीडीएफ में, अपने नोट्स में डाल लीजिएगा। क्वेश्चन नोट डाउन करने की जरूरत नहीं है। हो गया, समझ में आ गया क्वेश्चन, कोई डाउट किसी को। चलिए अब पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल। तो आज हम लोग थोड़ा सा सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे, कल इसको डेराइव करेंगे। पहले हम लोग पोटेंशियल एनर्जी को समझते हैं कि कैसे पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं। इनिशियली मान लो हम यूनिफॉर्म फील्ड में डाइपोल को प्लेस किए। डाइपोल इनिशियली एंगल θ1 फॉर्म कर रहा है। फिर हमने एक एडिशनल अमाउंट ऑफ वर्क लगाया और θ2 फाइनली आ गया। तो पोटेंशियल एनर्जी को कैलकुलेट कैसे करते हैं, सिंपल आप ऐसे समझो, एक एग्जांपल कि हम लोगों का क्लास का टाइम 8 बजे है। हम यहां पर क्लासरूम में बैठे हुए या क्लासरूम में आ गए 7:45 में। रौनक जी को आदत है सोने की, 7:45 में सोया हुआ है। हम दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या हमको पता नहीं, इनफाइनाइट है। तो जब पता नहीं तो इन्फिनिटी मान लेते हैं। तो हम दोनों के बीच किसी तरह का इंटरेक्शन नहीं हो रहा है, तो पोटेंशियल एनर्जी 0। 7:50 हुआ तो इसको एक डरावना सपना आया कि जेडी प्रसाद सर ने बुलाया है, तो बुलावा आ गया है, उठ जाते हैं, नहीं तो हमारी रिमांड हो जाएगी। तो ये अब तैयार होगा, तो एक एडिशनल वर्क करने के लिए तैयार होगा अपने इच्छा के विरुद्ध। इसका मतलब अमाउंट ऑफ वर्क हैज टू बी डन अगेंस्ट हिज विल। अपने इच्छा के विरुद्ध ये अमाउंट ऑफ वर्क किया इसने, कपड़ा पहना और यहां आ गया। तो इसका मतलब वो अमाउंट ऑफ वर्क किस में कन्वर्ट हो गया, पोटेंशियल एनर्जी। इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी को कैलकुलेट हम जब भी करते हैं, 0 पोटेंशियल एनर्जी मतलब इनिशियल 0 पोजीशन होना चाहिए, और वहां से सम डिजायर्ड उसकी तो नहीं है, मेरी है, उसकी तो इच्छा है नहीं। उसका बस चले तो 24 घंटा सोए, 6 महीना सोएगा, 6 महीना जागेगा, कुंभकर्ण। हाँ, तो यहां पर अमाउंट ऑफ वर्क होना चाहिए, तभी पोटेंशियल एनर्जी निकलेगा। और एग्जांपल जिससे आप समझ जाओ, मान लो कि आप सब लोग अपने अपने घर में थे, हम दोनों के बीच में, हम सारे स्टूडेंट के बीच में
कोई इंटरेक्शन नहीं, पोटेंशियल एनर्जी जीरो। सब लोग क्लासरूम में असम्बल हो गए, अब एक दूसरे से इंटरेक्ट होने लगे, तो जीरो एनर्जी कॉन्फ़िगरेशन, सम डिजायर्ड, इसका मतलब असेंबलिंग ऑफ स्टूडेंट इज नोन एज पोटेंशियल एनर्जी। कोई चार्ज कहीं पर है, उसको लाके ट्रायंगल के एक वर्टेक्स पर रख दिया, दूसरे चार्ज को दूसरे वर्टेक्स पे, तीसरे चार्ज को तीसरे वर्टेक्स पे, ट्रायंगल का फॉर्मेशन कर दिया, यही पोटेंशियल एनर्जी कहलाता है। आया समझ में? इसका मतलब हम लोग क्या करेंगे, डाइपोल को हम लोग डी थीटा एंगल से डिस्प्लेस करेंगे, और अमाउंट ऑफ वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू स्मॉलर डिस्प्लेसमेंट होता है ना। कब, जब फोर्स लगता है। यहां क्या लग रहा है, टॉर्क लग रहा है। इसका मतलब पहले हम लोग क्या पढ़ते थे, अमाउंट ऑफ वर्क, फोर्स इनटू स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। अब यहां क्या पढ़ेंगे, टॉर्क इज, या सिंपल इसको अमाउंट ऑफ वर्क को हम लोगों ने लीनियर मोशन में एफ इंटू डी आर लिखा था, तो अब यहां रोटेशनल में क्या लिखेंगे, एफ को रिप्लेस क्या करेगा, टॉर्क, और डी आर को क्या रिप्लेस करेगा, डी थीटा। इसका मतलब यहां पर टॉर्क का वैल्यू पी ई साइन थीटा डी थीटा, और इसको इनिशियल कहां है भाई, थीटा 1, और फाइनल क्या है, थीटा 2। इसी के बीच हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो इससे पोटेंशियल एनर्जी निकलेगा। ये हम लोग कल के क्लास में करेंगे। आज डाइपोल वाला पार्ट, टॉर्क वाला समझ में आ गया, क्वेश्चन भी किया, तो कल हम पूछेंगे। कल एकदम बिल्कुल पढ़ के आएंगे, वीडियो भी आज से अपलोड हो जाएगा, तो एक बार वीडियो को भी देख लेना है, ठीक है। कल जो तरीका बताया इसको सालों भर करो, आपको देखो बहुत फर्क आ जाएगा, बहुत फर्क आएगा। करके देखना और इसको इंप्लीमेंट करोगे डेली, तब होगा।